ओके स्टूडेंट्स, लेना प्लीज। क्या बोल रहे हो सर थोड़ा लाइट टॉपिक लेना सर, सुबह से क्लासेस चालू है। चलो ठीक है। वैसे आज इतना मतलब सिलेबस हो जाएगा आपका, एटलीस्ट सिलेबस जो है ठीक है। हम लास्ट टाइम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग पोटेंशियल एनर्जी। हमने पोटेंशियल एनर्जी में क्या पढ़ा, फॉर्मूला क्या होता है, mgh, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है हाफ kx²। ये किसके लिए होता है, ये स्प्रिंग के लिए होता है। दिस इज फॉर स्प्रिंग, potential energy of a spring, potential energy of a spring, and this is what potential energy of an object at some height. इसको और क्या बोलते हैं, अबव ग्राउंड। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यूजी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मैंने फॉर्मूला बताया था, यू। और इसको बोलते हैं स्प्रिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक, क्योंकि इलास्टिक की तरह होता है, रबर बैंड की तरह, इलास्टिक की तरह, ठीक है। और ये ग्रेविटेशनल क्यों, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से लगता है, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे, हाँ एक और चीज जो पढ़ी थी वो आज यूज होने वाली है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हमने ये भी पढ़ा था, राइट। तो देखो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल का सम। कंजर्व क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज नोन एज टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, राइट। ये हमेशा क्या रहती है, दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट। सी टोटल मैकेनिकल एनर्जी फॉर बोथ, फॉर दिस आल्सो, फॉर स्प्रिंग आल्सो। हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चंस किए थे, मैंने डेरिवेशन भी किया था। अगर कोई ऑब्जेक्ट है किसी हाइट से गिर रहा है, तो सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, हाइट एच है, डी पॉइंट पे वेलोसिटी वी है। तो मैंने आपको एक फर्स्ट पॉइंट क्या बोला था, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए बी सी एंड डी इज सेम। याद आ रहा है, ये हमने पढ़ा था, राइट। हर पॉइंट में टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। हर पॉइंट पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम होगा। हमने दूसरी चीज क्या पढ़ी थी, ए पॉइंट पे ओनली पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। फिर तीसरा पॉइंट, डी पे क्या होगा, ओनली काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। कितनों को याद है इतना, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस। ये हमने पढ़ा था, राइट। अब देखो स्प्रिंग का भी मैं आपको एक बता देता हूँ, स्प्रिंग का। The student, wait a minute, I bring my laptop charger. I forgot to put. Just wait. हाँ? वाला चार्जर? नहीं, मैं लॉक कर रहा हूँ।
यस, न्यू टॉपिक रहेगा वर्क एनर्जी पॉलिसी रिलेटेड। न्यू चैप्टर नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट मंडे न्यू चैप्टर। चलो ठीक है। अब देखो स्प्रिंग का कैसे रहता है। सपोज ये स्प्रिंग मेरा मेन पोजीशन पे, मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस किया या फिर एलोंगेट किया, कुछ भी कर सकते हैं। सपोज ये दोनों, ये मेरा फर्स्ट केस है, सेकेंड केस है, थर्ड केस है। सेकेंड केस में क्या है, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे। अच्छा, आपका रोटेशनल नहीं पढ़ाया स्कूल में? रोटेशनल नहीं पढ़ाया, रोटेशनल मोशन सूरज? तो फिर हम भी ग्रेविटेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, जस्ट वेट अ मिनट। आपका क्या टॉपिक चल रहा है? कैन यू ऑल टाइप? कुछ स्टूडेंट्स, जैसे सूरज ने ग्रेविटेशन बोल दिया, बाकी बच्चों का कुछ? सर हमारे स्कूल में ग्रेविटेशन चैप्टर ही चालू है, सर ने रोटेशनल नहीं सिखाया। ओके, सबके में ऐसा ही है क्या? तो केवीबी जी। यस सर। सबका ऐसा ही चल रहा है? अबे आपका क्या चल रहा है अभी? अच्छा, वेक्टर्स चल रहा है। अरे चलो, कहीं बहुत आगे कहीं बहुत पीछे, कुछ नहीं होता। मैं दोनों ही करवा दूंगा, बस आपको टेंशन होगा, फिर मैं थोड़ा ज्यादा क्लासेस लूंगा। चलो ठीक है। मेन पोजीशन, अब देखो मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। ऐसा क्यों? पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों होगा? क्योंकि x जीरो है, एलोंगेशन ही नहीं है, देयर इज नो एलोंगेशन, x जीरो, राइट? अब देखो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम एलोंगेशन है स्प्रिंग का, मैक्सिमम, सॉरी कंप्रेशन, कंप्रेशन मैक्सिमम है। तो क्या होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे भी एलोंगेशन हो रहा है मैक्सिमम, सॉरी एक्सट्रीम पोजीशन है, एंड की पोजीशन। यहाँ पे भी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड जीरो होती है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। कितनों को ये समझ में आ रहा है? तो स्प्रिंग का याद रखो, स्प्रिंग में क्या होता है, मैं एक ही में बता देता हूं। ये पहली पोजीशन मीन, ये दूसरी पोजीशन, ये एक्सट्रीम, ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पे क्या होगा? वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, डिस्टेंस कवर्ड और एलोंगेशन जीरो। यहाँ पे वेलोसिटी भी रहेगी, v1 ले लो, यहाँ पे एलोंगेशन सपोज x1 ले लो। इधर क्या होगा? वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और एलोंगेशन क्या होगा? मैक्सिमम, x मैक्स। अब देखो इधर भी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इधर टोटल देखो, ये पॉइंट ए, पॉइंट ए पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा? पॉइंट ए पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब इस पॉइंट पे क्या होगा? टोटल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ के x1 स्क्वायर। इस पॉइंट पे, एक्सट्रीम पॉइंट पे क्या होता है? वेलोसिटी जीरो हो जाती है, वेलोसिटी जीरो, एलोंगेशन मैक्सिमम। तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो प्लस हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। एक्स मैक्स मतलब मैक्सिमम एलोंगेशन। लेकिन देखो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हर पॉइंट पे सेम रहेगी। अब आया समझ में? कितनों को आ रहा है समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? यस सर। सर रिपीट कर दीजिए ना प्लीज। हाँ, रिपीट कर रहा हूँ।
देखो जैसे बॉल का मैंने केस बताया था, देखो जैसे सबसे ऊपर पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी रहता था मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी 0, याद आ रहा है? वैसे ही बॉल जब मैक्सिमम हाइट पे जितना ऊपर जाएगा बॉल, उतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, राइट? वैसे ही यस सर। स्प्रिंग को जितना खींचोगे उतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, जितना स्प्रिंग को खींचोगे उतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। सर मतलब मेन पोजीशन से जितना ज्यादा दूर हाँ, उतना जितना ज्यादा। खींचोगे, जितना खींचोगे, खींचो या कंप्रेस करो, इसमें पोटेंशियल एनर्जी दो तरफ है, खींचने पे या कंप्रेस करने पे, दोनों तरफ बढ़ता है, ठीक है? अब जब ये मीन पोजीशन पे रहेगा, मीन पोजीशन मतलब क्या, बॉल जमीन को टच कर रही है, ये मीन पोजीशन होगी। तो देखो आपका मीन पोजीशन पे क्या होता था, पोटेंशियल एनर्जी 0 होता था, काइनेटिक एनर्जी क्या होता था, मैक्सिमम। मैक्स। वैसे ही यहाँ पे मीन पोजीशन पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम है, लेकिन डिस्टेंस कुछ है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। बीच के पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा हाफ mv1 स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगा हाफ kx1 स्क्वायर, लेकिन दोनों का सम क्या होगा, दोनों का सम जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। नहीं, मेन पोजीशन पे भी 0 नहीं रहता, आपको मैंने दिखाया है, दिखाऊं आपको? शायद स्प्रिंग यही है, आपको याद है मैंने स्प्रिंग दिखाया था आपको? देखो कैसे मूव कर रहा है स्प्रिंग, देखो स्प्रिंग मेरा बीच में मैक्सिमम स्पीड रहता है, एंड में इसकी स्पीड 0 होती है, देखो कितनों को समझ में आ रहा है? आप चाहो तो मैं इसको वो कर सकता हूँ, इसको मैं आपको पूरा लेबल करके दिखाता हूँ। देखो इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी 0, इस पोजीशन पे। यहाँ की पोजीशन पे क्या होगा, देखो रुकता है ऑब्जेक्ट, रुक जाते हैं यहाँ पे आके, मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, लेकिन देखो एलोंगेशन मैक्सिमम है, खिंचाई मैक्सिमम हो रही है उसकी, तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, अगर डिस्टेंस एक्स ले लो। अब देखो जो बीच का पॉइंट है कुछ, ये बीच का पॉइंट है x1, इस पे क्या होगा, इसके बीच के पॉइंट पे वेलोसिटी भी है, एलोंगेशन भी है, तो स्ट्रेच जितना x1 हो रहा है वेलोसिटी v1 ले लो, तो दोनों हो जाएंगे हाफ के x1 स्क्वायर प्लस हाफ mv1 स्क्वायर, लेकिन इन दोनों का सम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जो किसके बराबर होगा, विच इज इक्वल टू व्हाट, दिस काइनेटिक एनर्जी, और इक्वल टू व्हाट, दिस पोटेंशियल एनर्जी। अब आया समझ में? वैसे ये पॉइंट देखो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, सपोज ये कंप्रेशन है x, तो कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, हाफ mv, सॉरी हाफ के x स्क्वायर। अब देखो एक और चीज याद रखना, एक पेंडुलम, पेंडुलम आपको पता है, देखो पेंडुलम कैसे मूव करता है, पेंडुलम लेफ्ट साइड जाता है, फिर बीच में आता है, फिर राइट साइड में आता है, घड़ी में देखा होगा आपने, फिर लेफ्ट साइड आता है, ऐसे मूव, देखो ऐसे राइट जाएगा,
फिर लेफ्ट आएगा। कितना को पता है पेंडुलम? फिर ऐसे पता है सर। पता है ना? तो देखो पेंडुलम में भी ऐसे ही रहता है। अब देखो ये बीच बीच के पॉइंट पे देखो, जब पेंडुलम टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाता है तो वेलोसिटी जीरो हो जाती है कि नहीं? वैसे यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है। मतलब क्या? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम। एक्सट्रीम, ये भी एक्सट्रीम। ये क्या मीन? यहाँ पे क्या होगा? वेलोसिटी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम हो जाएगी। सोहेल हमारा, सोहेल है सोहेल ने क्वेश्चन नॉट देयर। ठीक है, सो देखो हमेशा आखिरी की एंड्स में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, इसको पी नहीं लिखेंगे, यू लिखेंगे, लेकिन सम सेम है। सम सेम है, हर पॉइंट में सम क्या है? सेम है। सपोज आप ये पॉइंट लो, सपोज यू टेक दिस पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी K1 है, सपोज पोटेंशियल एनर्जी U1 है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी K2 है, पोटेंशियल एनर्जी U2 है। देखो K1 प्लस U1 इज इक्वल टू K2 प्लस U2। देखो पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल U है, पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल U होता है, काइनेटिक एनर्जी का सिंबल E होता है, K होता है। देखो पोटेंशियल एनर्जी का आप सिंबल P नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि P मोमेंटम का सिंबल है। P मोमेंटम का सिंबल है। कुछ याद आ रहा है? मोमेंटम, P, कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो हर चीज का एक ही सिंबल होता है, रिपीट नहीं कर सकते, राइट? इसलिए पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं। मैथ्स में पढ़ा यूनिवर्सल सेट U, वो याद। तो ठीक है, अब कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पे आते हैं। आपको मैंने बहुत पहले पढ़ाया था, और आप बोलते सर क्या होता है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, राइट? सबसे पहली क्लास में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। आज हम आपको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में डिफरेंस पढ़ाएंगे। ओके, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देखो कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव force is path independent, is path independent. It depends on initial and final position of an object. I'll explain you. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, देखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज पाथ डिपेंडेंट। अब देखो इनका एग्जांपल बताता हूं। देखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का पहला एग्जांपल है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो मेरा ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स। आपको स्प्रिंग फोर्स पढ़ा है मैंने, kx याद होगा, क्या हो जाएगा? कंजर्वेटिव।
work done by tension. Tension is also conservative force. This is also conservative. देखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से हैं? फ्रिक्शन एक ही है. फ्रिक्शन इज बता रहा हूं डेफिनेशन बता रहा हूं, पहले समझो, मैं डेफिनेशन एक्सप्लेन करूंगा. देखो इलेक्ट्रिकल फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वी कैन से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. देखो विस्कोसिटी इज आल्सो काइंड ऑफ फ्रिक्शन ओनली. जो पानी में फ्रिक्शन होता है उसको विस्कोसिटी बोलते हैं. आया अभी समझ में? विस्कोसिटी इज नथिंग बट फ्रिक्शन इन वाटर. पानी का जो फ्रिक्शन होता है, पानी में भी फ्रिक्शन होता है, लेकिन फाइनली ये क्या है मेरे? फ्रिक्शन ही है. देखो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या है? कंजर्वेटिव. अब कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है? अभी बस इतना याद रखो कि कंजर्वेटिव फोर्स वो है ग्रेविटी, स्प्रिंग फोर्स, टेंशन. स्प्रिंग फोर्स जो मेरा kx था, याद होगा. ग्रेविटी फोर्स mg, टेंशन फोर्स t, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स k q1 q2 by r². ठीक है. अब देखो कंजर्वेटिव फोर्स व्हाट डज इट मीन? शॉर्ट में बोले तो ये पाथ इंडिपेंडेंट है. दे आर पाथ इंडिपेंडेंट. देखो मैं ए से बी पे जा रहा हूं, सपोज मैं ए से बी पे जा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा हूं. मैं ऐसे गया, मैं एक ऑब्जेक्ट को ले जा रहा हूं, कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है. मैं ऑब्जेक्ट को लेके जा रहा हूं, ऐसे गया, क्या होगा? तीनों का, ये देखो पाथ ए, दिस पाथ बी, पाथ सी, वर्क इज सेम, वर्क डन इज सेम. ये डिस्प्लेसमेंट याद रखो, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. वैसे कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंडेंट होता है. सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स in path A, path B and path C is same. ठीक है. It depends on initial and final position. सेम कैसे होगा? सेम ही होता है, कंजर्वेटिव फोर्स का सेम रहता है. वेलोसिटी चेंज होगा, लेकिन देखो मैं ए से बी जाऊं, देखो अगर मेरी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी, मैंने वर्क किया कंजर्वेटिव फोर्स से, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड होगी. तो तीनों केस में क्या होगा? चाहे मैं कोई भी पाथ लूं, इवन इफ यू गो लाइक दिस, work done will be same. Work done will be same. It just depends on initial and final position. It just depends on initial and final position. But the friction का केस है non conservative. देखो जितना पाथ लेंथ बड़ा होगा, we can say greater the path, more is the work done. ये देखो अब ये पाथ ए है, ये पाथ बी है, मैं ऐसे जाता हूं, सपोज अब एक फिर ऐसे जाता हूं, तो देखो
अब फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन, देखो ये पाथ ए है, ये पाथ बी है। अब देखो इसमें क्या होगा, पाथ डिपेंडेंट होगा, इसमें क्या होगा, पाथ डिपेंडेंट। तो देखो वर्क डन बाय फ्रिक्शन on path A is more than work done by friction on path B। और आप खुद भी कॉमन सेंस से कर सकते हो। सपोज एक बक्सा है, आप धक्का मार रहे हो, यहाँ से ऐसे 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 ले जाओगे और एक छोटे पाथ में, चलो इसको और छोटा कर देते ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, और आप फिर एक ऐसे स्ट्रेट ले जा रहे हो। बताओ किसमें आपको कम मेहनत लगेगी, ए में या बी में? बी में, कॉमन सेंस है। क्यों अलग अलग वर्क होगा? क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, पाथ डिपेंडेंट, पाथ डिपेंडेंट, पाथ डिपेंडेंट। लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स मेरे पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, कैसे भी पाथ चले जाओ, पूरा यूनिवर्स का चक्कर लगा के गया बी पे, वर्क क्या होगा, सेम लगेगा, वर्क क्या होगा, सेम लगेगा। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। कितनों को समझ में आया यहाँ तक? हाउ मेनी अंडरस्टूड टिल हियर? अगर आपका आया तो एक दो क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको हेल्पफुल होगा। चलो अब देखो एक चीज याद रखना, अब देखो सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने 10 मीटर हाइट से फेंका, नीचे गया, राइट, 10 मीटर हाइट है, फिर ये ऊपर आया ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे नीचे आया, फिर ऐसे ऊपर आया, फाइनली कितनी हाइट हो गई, 5 मीटर। अब बोलते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो याद रखना, एक आपको चीज बता देता हूं बहुत इंपॉर्टेंट। देखो आपको ये पता होगा वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। कितनों को याद है ये? अब देखो पोटेंशियल एनर्जी में उल्टा हो जाता है, वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे रीजन क्या है? देखो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज कंजर्व्ड, राइट, दोनों का सम क्या होगा, सेम रहेगा। अब देखो मैं k को राइट साइड ले आता हूं, u को लेफ्ट साइड ले आता हूं, तो क्या हो जाएगा, ui माइनस uf इज इक्वल टू kf माइनस ki। मतलब क्या, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। आपको आ रहा है समझ में? कितनों का आया ये समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? आया? अब देखो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मैं काइनेटिक के टर्म्स में नहीं लिख रहा, मैं किसके टर्म्स में लिख रहा हूँ, पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि मुझे पोटेंशियल एनर्जी पता है, इसका मास सपोज 2 kg है, बताओ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी, mgh, m कितना है 2, g कितना है 10, हाइट कितनी है 10, 200 जूल्स।
यहाँ पे क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, एम जी एच, कितना हो गया 100 जूल्स। तो क्या हो जाएगा इनिशियल माइनस फाइनल इक्वल टू 100 जूल्स। मतलब जितना टाइम मुझे ऐसे नीचे, जितनी एनर्जी मेरे को नहीं सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स को, जितनी एनर्जी ग्रेविटेशनल फोर्स को ऐसे 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 जाने में लगा वर्क, सेम वर्क मुझे पता है कहाँ पे आने में लगेगा, सेम वर्क मुझे यहाँ से यहाँ आने में लगेगा। अगर ये पॉइंट भी 5 मीटर हाइट पे, मतलब कि A to B जाने में मुझे जितना वर्क लगा उतना ही मुझे A to C जाने में लगेगा, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, it depends on initial and final position. It depends on initial and final position. कितनों को आया समझ में? How many understood this? अगर मेरा B पॉइंट भी 5 मीटर हाइट पे, B छोड़ो, ये पॉइंट C सॉरी X एंड Y, A से B जाने में, A से X जाने में, A से Y जाने में, A से C जाने में, हर जगह जाने पे मुझे सेम वर्क होगा। देखो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम A to B is equal to from A to X is equal to from A to Y is equal to from A to C. This is the advantage of this conservative force. अब देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अब मैं आपको ये दो क्वेश्चन और समझाता हूँ। देखो सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये ब्लॉक है, ठीक है, ये ऐसे स्लाइड हो गया, ये स्लाइडर है, ये ग्राउंड है। सपोज ये हाइट है मेरी 10 मीटर्स, ठीक है, ये मास है 2 kg, ये हाइट है 4 मीटर्स। अब ब्लॉक ऐसे फिसल के ऐसे आएगा और फिर से ऊपर आएगा, ठीक है। अब देखो ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट, ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट at 10 meter height. Find potential energy and kinetic energy at point B. Okay students, आप सब अपनी अटेंडेंस दे दो, आप सब अपनी अटेंडेंस दे दो फटाफट। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, P लिखो या U लिख लो, आइडियल स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे तो U लिखना चाहिए। U at A is equal to what, 200 joules। What is U at B? What is U at B? mgh, right? 2 into 10 into 4, 80 joules,
अब देखो ये कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब क्या, पाथ इंडिपेंडेंट है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी ए पे 0 है, काइनेटिक एनर्जी एट बी आई हैव टू फाइंड। अब देखो ये कंजर्वेटिव फोर्स लगता है जब क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स लगता है मतलब टोटल एनर्जी सेम रहेगी, टोटल एनर्जी सेम रहेगी। मतलब क्या, यू ए प्लस के ए इज इक्वल टू यू बी प्लस के बी। अब देखो नाम से देखो कंजर्वेटिव, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ा है राइट, एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट रिमेन्स सेम। तो कंजर्वेटिव फोर्स मतलब क्या, एनर्जी लॉस नहीं होता, टोटल एनर्जी क्या रहेगी, टोटल एनर्जी सेम रहेगी। तो देखो 200 प्लस 0 इज इक्वल टू 80 प्लस केबी। केबी कितना आ गया मेरा 120। अब देखो इफ आई आस्क सेकेंड पार्ट, फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी। देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू यू आई माइनस यू एफ, यू आई माइनस यू एफ। यू आई कितना है मेरा 200 माइनस 80 इक्वल टू 120। कितनों को बना ये, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। सर कुछ पूछो। पूछो। इस क्वेश्चन के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं क्या, जो कंजर्वेशन वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा वो उस पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी होगा। वो देखो अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है तो नहीं आया समझ में। सर हर केस में तो 0 ही होता है ना। नहीं जरूरी नहीं है। क्वेश्चन में दिया होगा क्या 0 नहीं है। हाँ वो देंगे, कई बार आप नहीं सुनते ऑब्जेक्ट इनिशियली एट 5 मीटर पर सेकंड इज एक्सेलरेटेड, मतलब इनिशियली कितना है उसका 0 थोड़ी है। कल्पना, आया, रितेश, तनुजा, महक, आकांक्षा, अभिजीत, हाँ वर्क डन इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई भी हो सकता है, तो उससे भी वही आंसर आएगा। के एफ कितना है मेरा 120, के आई कितना है मेरा 0, जब भी 120 आएगा। टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, लेकिन देखो अगर फ्रिक्शन होगा, अब देखो इसी क्वेश्चन में इफ वी कंसीडर फ्रिक्शन, देखो इफ वी कंसीडर फ्रिक्शन, देखो आइडियली तो फ्रिक्शन होगा, ये स्लाइड होगा तो फ्रिक्शन होगा, यू एग्री राइट। इफ वी कंसीडर फ्रिक्शन, if we consider friction, then UA plus KA will be greater than UB plus KB। ऐसा क्यों, क्योंकि कुछ एनर्जी फ्रिक्शन में लॉस हो जाएगी, कुछ एनर्जी फ्रिक्शन में लॉस हो जाएगी। आ रहा है समझ में। देखो स्टार्टिंग में ज्यादा रहेगी बिकॉज ऑफ एनर्जी लॉस ऑफ ड्यू टू फ्रिक्शन। तो देखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है, जितना डिस्टेंस चलेगा उतना एनर्जी कम होते जाएगा, जितना डिस्टेंस चलेगा उतना एनर्जी कम होते जाएगा। तो देखो सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। देखो इफ वी कंसीडर फ्रिक्शन, देखो टोटल एनर्जी एट ए विल बी मोर देन टोटल एनर्जी एट सी विल बी मोर देन टोटल एनर्जी एट बी। अगर मैं थोड़ा और आगे डी पॉइंट ले लेता हूँ, विल बी मोर देन टोटल एनर्जी एट डी। तो देखो जितना चलते जाऊंगा उतना एनर्जी लॉस होगा, फ्रिक्शन उतना एनर्जी लेते जाएगा। आपको ही पता है, आप बॉल को एक हवा ऐसे रोल करते हो तो क्या होता है, धीरे धीरे बॉल रुक जाती है, क्यों, जमीन एनर्जी खींच लेती है फ्रिक्शन की वजह से।
तो ये रेड वाला मैंने थोड़ा फ्रिक्शन कंसीडर करके बताया है बिकॉज ऑफ एनर्जी लॉस. मोर पाथ, मोर एनर्जी लॉस. जो रेड वाला है मैंने किसका बता दिया आपको, ये फ्रिक्शन वाली कंडीशन. ये क्या है मेरी कंडीशन, फ्रिक्शन लेस है. कितनों को आया समझ में, आ रहा है समझ में? चलो एक लास्ट एक और क्वेश्चन करते हैं. यूजुअली ये क्वेश्चन काफी कॉमन और फेमस क्वेश्चन है, आ जाता है एग्जाम में. ठीक है, और देखो क्वेश्चन कैसे आता है. एन ऑब्जेक्ट initially at rest at point A starts to slide and reach at point B. Find kinetic energy at point B. First part of the question. Second part, velocity at point B. अब देखो ये एक क्वेश्चन है, सपोज दिस इज अ क्वेश्चन. अब इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. अब पॉइंट ए पे देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा पॉइंट ए पे, mgh 2 into 10 into 8 कितना हो गया 160 जूल्स. काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए कितना होगा 0. अब देखो जब ये स्लाइड होगा पॉइंट बी पे आएगा. नाउ इफ यू केयरफुली सी कितना हाइट कवर कर रहा है, हाउ मच हाइट इट इज कवरिंग 8 सॉरी. लेकिन जमीन पे आ गया तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बी पे क्या हो जाएगी 0. मतलब क्या हो गया, पूरा किस में कन्वर्ट हो गया केबी पे. पूरा किस में कन्वर्ट हो गया केबी पे. तो देखो UA प्लस KA इज इक्वल टू UB प्लस KB. UA क्या है मेरा, U है 160 प्लस 0 इज इक्वल टू UB क्या है 0 प्लस KB. और मैंने आपको ऑलरेडी कल बताया था हाईएस्ट पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू बॉटम मोस्ट पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी, राइट. तो KB क्या हो जाएगा मेरा 160 जूल्स. अब देखो स्पीड निकालनी है, वेलोसिटी. अब देखो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 160. हाफ m कितना है 2 इंटू v स्क्वायर इज इक्वल टू 160. 2 कट जाएगा. v स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 160. v इज इक्वल टू रूट ऑफ 160 क्या आ जाएगा. तो फर्स्ट पार्ट हो गया, मैं यहाँ सेकंड पार्ट कर रहा हूँ. v इक्वल टू 4√10 मीटर पर सेकेंड. कितनों को आया समझ में, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस. देखो बस ये याद रखो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल एंड फाइनल सेम होता है. ठीक है. अब देखो यही कॉन्सेप्ट हम किस पे लगाते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्लास में पढ़ाया, कितनों को ये पढ़ाया है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, कितनों को पढ़ाया है. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पढ़ाया है. ऑब्जेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में से ऊपर नीचे मूव होता है.
नहीं पढ़ा है? अरे तो बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है, पढ़ा है राइट? तो ठीक है, अभी हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब देखो, एक ऑब्जेक्ट को आपने रस्सी से पकड़ के ऊपर नीचे घुमाओ, देखो एक पर्सन खड़ा है, हाउ इट इज रोटेटिंग, ऐसे रस्सी से पकड़ के ऐसे घुमा रहा है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ये वर्टिकल मोशन है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेक्स्ट एग्जाम डेरिवेशन आएगा। अब देखो, ये सपोज ऑब्जेक्ट में सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इसमें तीन केसेस लेते हैं। ये सेंटर है मेरा, ये सेंटर का रेडियस है, ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, ये बॉटम पोजीशन है, ये टॉप पोजीशन है। अब देखो ऑब्जेक्ट पे क्या क्या एक्ट होगा सर्कुलर पाथ में। चलो पहले इस केस पे आते, बॉटम पॉइंट पे। देखो इसमें एक फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, कौन सा फोर्स लगेगा? mg लगेगा कि नहीं? ग्रेविटी, ग्रेविटी लगेगा राइट? और इसमें क्या लगेगा? हाँ सेंट्रीफ्यूगल लगेगा ना सर? क्या बोल रहे हो? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ना सर? सेंट्रीफ्यूगल भी लगेगा, दोनों लगेगा। mv स्क्वायर बाय r, ये भी लगेगा। और एक और फोर्स लगेगा, टेंशन। अब देखो इसमें सबसे पहली चीज क्या है, तीनों पॉइंट पे वेलोसिटी अलग होगी। देखो इसमें वेलोसिटी सेम नहीं होती है। सपोज टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी v1 ले लो, सेंटर पे वेलोसिटी v2 ले लो, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी v3 ले लो। तो जब हम यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल लगाएंगे तो क्या लगेगा? m v3 स्क्वायर बाय r। सिमिलरली जो टेंशन है वो भी अलग अलग लगेगा हर पॉइंट पे। यहाँ पे टेंशन सपोज T1 ले लो, यहाँ पे टेंशन T2 ले लो, और टेंशन T3 ले लो। देखो रस्सी है तो टेंशन तो लगेगा ही, रस्सी है तो टेंशन तो लगेगा ही। कितनों को यहां तक समझ में आ रहा है? ये आ रहा है? अब देखो ये पॉइंट देखो, हाँ बोलो सर। आपने टेंशन सिखा जब बोला था एक रूप में एक ही टेंशन होता है सर, फिर यहाँ पे दो दो टेंशन, तीन तीन टेंशन कैसे? क्योंकि पोजीशन चेंज हो रही है ना सर वो तो उसमें भी होता था। मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। देखो अब देखो इधर mg नीचे लगेगा और बाहर क्या लगेगा? mv1 स्क्वायर बाय r। एक्चुअली इसमें हो क्या बाहर की तरफ, इसमें हो क्या रहा है, इसमें mg की वैल्यू बदल रही है पूरे टाइम। इसमें देखो mg नीचे लग रहा है, इसमें mg टेंशन के साथ लग रहा है, समझ रहे हो ना? इसलिए बदलते रहता है वर्टिकल मोशन में। वैसे देखो इधर आपको मैं फाइनली जब डेरिवेशन होगा आपको समझ में आएगा। अब देखो इसमें क्या फोर्स सेंट्रीफ्यूगल लगेगा बाहर, क्या? m v2 स्क्वायर बाय r, और ग्रेविटी नीचे लगेगा mg। अब देखो पहला केस, स्टूडेंट्स आई होप आपको इक्वेशन समझ में आ रही है राइट? पहले मैं यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगाता हूँ, एट टॉप पॉइंट, एट टॉप पॉइंट। देखो एट टॉप पॉइंट क्या हो जाएगा? देखो अगर बॉडी को बैलेंस करना है तो mv1 स्क्वायर बाय r should be equal to T1 plus mg। टोटल आउटवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू इनवर्ड फोर्स। जब भी सर्कुलर डायरेक्शन में घूमेगा राइट, टोटल आउटवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल इनवर्ड फोर्स। वैसे इस पॉइंट पे भी देखो, पॉइंट 2 लेते हैं, 8 मिडल पॉइंट। देखो
टोटल आउटवर्ड फोर्स क्या है, mv2 स्क्वायर बाय r विच इज इक्वल टू टोटल इनवर्ट फोर्स। इनवर्ट फोर्स क्या है, T2। देखो mg का कोई रोल नहीं है क्योंकि वो अलग ही लग रहा है। वो क्या लग रहा है, वो अलग लग रहा है। इट इज एक्टिंग टोटली सेपरेटली। ये फर्स्ट केस, ये सेकेंड केस, थर्ड केस एट बॉटम पॉइंट। अब देखो कौन से फोर्स कहां लग रहे हैं, नीचे के फोर्स, नीचे फोर्स क्या है मेरा, m v3 स्क्वायर बाय r प्लस mg इज इक्वल टू T3। और अच्छे से लिखे तो mv3 स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू T3 माइनस mg। कितनों को आया समझ में? समझा सर। समझा, वेरी गुड। अब देखो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। अब देखो मैं इक्वेशन 1 से पहले सॉल्विंग इक्वेशन फॉर स्पेशल केस। अब देखो इसमें एक स्पेशल केस लगाते हैं। एक्चुअली mg क्या है, mg अलग लग रहा है, mg का कोई रोल नहीं है। देखो आप जब पॉइंट v2 पे देखोगे तो बाहर का फोर्स ये है, अंदर का फोर्स ये है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। देखो वर्टिकल 90 डिग्री पे है तो इसका कोई रोल नहीं रहेगा। रोल किसका रहेगा, इन दोनों का। तो ठीक है, देखो स्पेशल केस। अब देखो आपको स्पेशल केस है, देखो व्हेन ऑब्जेक्ट just completes vertical motion, ऑब्जेक्ट बस कैसे तो बस वर्टिकल मोशन कंप्लीट कर रहा है। मतलब क्या, बस गिरते गिरते बचा, बस गिरते गिरते बचा। सपोज मेरा ये ऑब्जेक्ट है, अगर देखो ऑब्जेक्ट को मैं घुमा रहा हूं, अगर उसके पास सफिशिएंट वेलोसिटी नहीं है तो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा ऐसे, राइट, फॉल हो जाएगा। आपको सफिशिएंट वेलोसिटी होनी चाहिए कि वो कंप्लीट कर पाए सर्कल, राइट। अगर आप रस्सी से लेके पत्थर को घुमाओगे ऐसे ऊपर नीचे, अगर आप बहुत धीरे घुमाओगे तो पत्थर क्या होगा, ऐसे ऊपर जाएगा फिर ऐसे गिर जाएगा, ठीक है ना। सो इसमें क्या कंडीशन ले रहे हैं कि बस ऑब्जेक्ट कैसे तो बस कंप्लीट सर्कल ले लेता है। ये एक स्पेशल केस है, ये एक स्पेशल केस है। इस केस में क्या होता है मेरा, देखो जब ऑब्जेक्ट जस्ट कंप्लीट वर्टिकल मोशन, जस्ट कंप्लीट वर्टिकल मोशन, क्या होगा, T1 बिकम्स 0 बिकॉज रस्सी बस गिरने वाला था, रस्सी गिरने वाला ही थी, बस गिरने वाला था लेकिन कंप्लीट हो गया। मतलब क्या, रस्सी की खिंचावट खत्म, रस्सी की खिंचावट खत्म। देखो जब रस्सी खिंचता है जब टेंशन होता है, राइट, लेकिन जब रस्सी खिंच ही नहीं रहा तो टेंशन कैसे होगा। आई होप आप समझ रहे हो। देखो जब रस्सी खिंचता है, व्हेन वी पुल रस्सी देन देयर इज टेंशन। अगर रस्सी खिंच ही नहीं रहा तो टेंशन किसी चीज का लगेगा ही नहीं। तो ऑब्जेक्ट जस्ट गिरने वाला है तो क्या होगा, मतलब रस्सी पे टेंशन ही नहीं है, तो T1 0 हो जाएगा। तो क्या कंडीशन आ जाएगी, mv1 स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू mg। m कट गया, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू rg, v इज इक्वल टू रूट rg। दिस वी से minimum velocity required for vertical circular motion, minimum velocity required for vertical circular motion। स्टूडेंट 5 मिनट दे दो क्योंकि क्लास लेट स्टार्ट हुई थी, मैं कंप्लीट कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चों के एग्जाम्स में। देखो T1 क्यों लिया, देखो सबसे कम वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे होती है, सबसे कम वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे। जब वर्टिकल मोशन होता है, जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कम होती है। सिंपल एग्जांपल,
सिंपल एग्जांपल देखो, सपोज, नो प्रॉब्लम, आपको भी गाड़ी को ऐसे रोल करना, देखो गाड़ी के गिरने की सबसे ज्यादा चांसेस कहाँ होगी? टॉप मोस्ट पॉइंट से होगी कि नहीं? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? है ना, सबसे ज्यादा चांस कहाँ से होगी? टॉप मोस्ट पॉइंट से, राइट? क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम हो जाती है, और जैसी वेलोसिटी मिनिमम होगी वैसी पत्थर के साथ हो रहा है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे पत्थर की वेलोसिटी सबसे कम होती है, बॉटम मोस्ट पॉइंट में सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम। आई विल गिव यू द रीजन, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, बस अभी इतना याद रखो। तो देखो, अगर मेरा पत्थर ऐसा आ रहा है, सपोज घूम रहा है, बस गिरने वाला था लेकिन somehow it completes, बस गिरने वाला था लेकिन somehow it completes सर्कल। तो मतलब क्या था? बस कंप्लीट ही हुआ, उस टाइम रस्सी पूरी लूज हो गई, रस्सी क्या होगी? पूरी लूज हो गई। मतलब क्या, रस्सी में खिंचावट नहीं है लेकिन सर्कल कंप्लीट हो गया ड्यू टू इनर्शिया। तो क्या है ये? दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी। इससे कम वेलोसिटी की तो ऑब्जेक्ट गिर जाएगा। पता नहीं आप में से किसी ने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं? जब आप झूला झूलते हो, स्विंग वाला, बैठ के, जब आप टॉप मोस्ट पॉइंट में जाते हो तो कई बार झूल जाता है, ऐसा एकदम से लूज हो जाते हैं। कभी आपने एक्सपीरियंस किया है बचपन में? बिल्कुल जब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ऐसे जाते थे तो यूज्ड टू जस्ट बेंड लाइक दिस। किसने किया है कभी? नहीं किया? अब नहीं खेले झूले वगैरह पे कभी, जो स्विंग होता है? ऊपर जाता था तो बिल्कुल ऐसे बेंड होता था, लूज हो जाता था, है ना? क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वेलोसिटी कम होगी, है ना? चलो ठीक है। तो वही हो रहा है यहाँ पे। उस पॉइंट पे क्या होता है? टेंशन, रस्सी में खिंचावट कम हो जाती है, टेंशन जीरो हो जाता है। तो देखो, मुझे मिनिमम वेलोसिटी, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी फॉर सर्कुलर मोशन। अगर मैंने इससे कम रखी तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में नहीं कंप्लीट कर पाएगा। अब देखो, मैं इससे बाकी चीजें निकालूंगा। अब बाकी चीजें निकालने के लिए मुझे देखो क्या चाहिए, मैं फिर से वही डायग्राम बना रहा हूं। देखो, ये मेरा टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये मिडल पॉइंट है, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है। अब देखो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? 2r है कि नहीं? अब देखो, इधर वेलोसिटी v1 इक्वल टू रूट आर जी, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? v2, यहाँ पे वेलोसिटी v3। अब देखो, अब मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहा हूं, आई एम अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो, पोटेंशियल एनर्जी एट 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट 1 शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट 2 plus kinetic energy at 2 should be equal to potential energy at 3 plus kinetic energy at 3. How many agree with this? How many agree with this? Right? अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी एट 1 क्या होगा? m g, हाइट कितनी है? हाइट 2r प्लस काइनेटिक एनर्जी एट 1 हाफ m v1 स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट 2। देखो, ये डिस्टेंस कितना है? ये r है कि, सॉरी, ग्राउंड से नीचे से देखते, राइट? इसकी हाइट कितनी है ग्राउंड से? r है, r। तो देखो, mgr should be equal to half m v2 स्क्वायर इक्वल टू, थर्ड पॉइंट पे क्या होगा? ओनली काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस हाफ m v3 स्क्वायर। देखो, इससे हमें पता चलता है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम स्पीड रहेगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम स्पीड रहेगी। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। v1 की वैल्यू डालो rg, 2mgr should be is equal to 1/2 m, v1 क्या हो जाएगा? rg is equal to mgr plus half m v2 square is equal to half m v3 square। अब इसको ऐड कर दो। हाँ, बोलो सर। आपने जैसे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 ली, वैसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 क्यों नहीं ली? मैं उतनी एनर्जी दे रहा हूँ एटलीस्ट, ताकि वो
सर्कुलर मोशन कर पाए। अगर आप 0 ले लोगे तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा। इसलिए मैंने पहले वेलोसिटी निकाली कि कितनी चाहिए मुझे ऊपर सर्कुलर मोशन करने के लिए कंप्लीट। समझ रहे हो ना? यस सर। मुझे ये निकालना है, उसके हिसाब से मैं बाकी निकालूंगा। अब देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/2, राइट? 5/2 mrg इज इक्वल टू mgr लिख लेते। सॉरी स्टूडेंट, बस हो गया, प्लीज बैठे रहो। इज इक्वल टू mgr प्लस हाफ mv स्क्वायर mv2 स्क्वायर। मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं, क्या आएगा देखो, 3/2, इसको लेफ्ट साइड ले जाओ, 3/2 mgr इज इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर। 2 कट जाएगा, कट जाएगा, v2 कितना आ गया, √3rg। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी मेरी, 3rg। वैसे मैं क्या कर रहा हूँ, वैसे आई एम डूइंग कंपैरिजन ऑफ दीस टू। तो क्या होगा देखो, यहाँ पे कर दूं, यहां से करता हूं, सॉरी, हाँ डेरिवेशन याद होगा, कॉन्सेप्ट भी बहुत जरूरी है एक्चुअली। देखो 5/2 mgr इज इक्वल टू हाफ mv3 स्क्वायर। m कट गया, 2 कट गया, v3 इज इक्वल टू √5rg। तो देखो सर्कुलर मोशन करने के लिए मेरे को v1 पे कितनी स्पीड चाहिए, √rg। v2 पे कितनी आएगी मेरी ऑटोमेटिकली, √3rg। v3 पे कितनी आएगी, √5rg। तो दिस इज माय सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी एट ऑल 3 पॉइंट्स। देखो मेरा t1 तो 0 है, ऑलरेडी मैंने किया था। t2 देखो कैसे निकलेगा, t2 आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये वैल्यूज, t2 क्या है मेरा, mv2 स्क्वायर r, mv2 स्क्वायर बाय r। कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। m इंटू v2 कितना है मेरा, √3rg। तो क्या हो जाएगा, 3rg बाय r। क्या आ जाएगा, 3mg। वैसे मैं t3 निकाल लूंगा, t3 इज इक्वल टू व्हाट, mv3 स्क्वायर बाय r प्लस mg, mv3 स्क्वायर बाय r प्लस mg। ये कौन सा है मेरा, इक्वेशन 3। v3 की वैल्यू डालो, क्या हो जाएगा, m 5rg बाय g प्लस mg। जी कट, सॉरी आर है, आर कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 6mg। देखो सब t1 0, t2 3mg, t3 6mg। दिस इज ऑल अबाउट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। देखो मैंने सिलेबस वाइज जितना है आपका लॉ ऑफ, मैंने वर्क एनर्जी पावर पूरा खत्म कर दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे मोमेंटम, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट और वो सब। तो मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, या तो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊं फिर उस पे आऊं, या पहले वो पढ़ाऊं फिर नेक्स्ट चैप्टर पे जाऊं।